हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आप सब बच्चों अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सब बच्चों को सभी अध्ययन करा रहा हूं। आज तक आप सब बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत समांतर माध्य की बीजगणितीय विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। तो आज की क्लास के अंदर आपसे विद्यार्थियों को समांतर माध्य के गुण और दोषों के बारे में अध्ययन करवाया जाएगा। समांतर माध्य में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, जो 4-5 गुण बताए गए हैं, और जो भी एक दो चार जो गुण और दोष बताए गए हैं वो बताए, उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। टॉपिक हमारा समांतर माध्य है। समांतर माध्य में गुणों और दोषों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, समांतर माध्य। समांतर माध्य संकेतांक पता है आप सभी विद्यार्थियों को x बार। समांतर माध्य के अंतर्गत हम दो बिंदुओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे, गुणों के बारे में व दोष के बारे में। कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से इसके दोष बताए गए हैं। अध्ययन करने से पहले मैं आपसे विद्यार्थियों को बता दूं, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइबर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यानी कोई आवश्यकता हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, कमेंट कैसा भी हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, आप अवश्य बताते रहिएगा हर क्लास के अंदर, प्रत्येक क्लास में। ठीक है, चलिए हमारे अपने टॉपिक पे चलते हैं, समांतर माध्य के गुण या दोष। प्रथम टॉपिक रहेगा हमारा समांतर माध्य के गुण। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, समांतर माध्य के गुण। समांतर माध्य के गुण। समांतर माध्य कौन कौन से गुण बताए गए हैं, उन्हीं गुणों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सामान्यतः देखा जाए तो समांतर माध्य गुणों के लिए 5-6 पॉइंट बताए गए हैं। तो एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, फिर प्रत्येक गुणों के बारे में एक एक दो लाइन हम लिखते रहेंगे ताकि सरलता पूर्वक याद। लिखना सबसे बड़ी प्रक्रिया बताई गई है, लिखने से चीजें हमें याद होती है। इसलिए कोशिश किया करो, आप जो ऑनलाइन माध्यम से भी अध्ययन करते हो तो उनको अपने कॉपी में नोट कर लिया करो। ठीक है, इससे आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, चार्ट के बाद समझते हैं पहले समांतर माध्य के गुण। प्रथम गुण बताया गया है सरल गणना। नंबर 2, दूसरा गुण बताया गया है सभी मूल्यों पर आधारित। सभी मूल्यों पर आधारित होना, सभी मूल्यों पर आधारित है। नंबर 3, तीसरा गुण बताया गया है निश्चित संख्या। निश्चित संख्या होना। चौथा जो गुण बताया गया है हमारा स्थिरता, फिक्सिबिलिटी। स्थिरता। पांचवा जो गुण बताया गया है हमारा बीजगणितीय प्रयोग संभव। बीज गणितीय प्रयोग। छठा बताया गया है शुद्धता की जांच। शुद्धता की जांच। और सातवां अंतिम बिंदु बताया गया है क्रमबद्ध समूहीकरण। क्रमबद्ध व समूहीकरण की आवश्यकता न होना। ये 5-7 प्रकार के गुण बताए गए हैं। प्रत्येक गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं। नंबर 1, सरल गणना। समांतर माध्य की जो गणना की जाती है, जो कैलकुलेशन की जाती है, इसे एक सामान्य व्यक्ति भी सरलता पूर्वक कर सकता है, समझ सकता है। क्यों? क्योंकि जो समांतर माध्य जो है यह एक औसत यानी एवरेज के समान ही बताया गया है। और अधिकांश आप जहां कहीं भी चले जाइए, हर क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति जब किसी हिस्से के किसी भाग के 2 टुकड़े करता है तो 2 टुकड़े करने के लिए 2 से विभाजित करता है।
3 टुकड़े करने के लिए पूरा टोटल निकाल के 3 से विभाजित करता है तो एवरेज निकाल रहा है, और जो एवरेज जो होता है वह समांतर माध्य होता है। तो इसे आराम से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो इसमें लिख लीजिए समांतर माध्य एक तरह से औसत जैसा ही है। कहने का तात्पर्य से औसत के समान माना गया है। औसत रूप जैसे औसत के अंतर्गत जो सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, उसी प्रकार से वो समांतर माध्य भी निकाला जाता है x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। जिसे प्रत्यक्ष रीति में देखा जाए तो x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n समांतर माध्य के लिए हो गया, और औसत के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, औसत के लिए हो गया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये हमारा औसत हो गया। औसत और जो समांतर माध्य है हमारा, दोनों का परिकलन एक ही होता है। दोनों के माध्यम से हर व्यक्ति, यह इस सूत्र का प्रयोग सामान्यतः अधिक व्यक्ति करते हैं, और इस सूत्र का प्रयोग जो अर्थशास्त्र पढ़ रहा है विद्यार्थी, वो विद्यार्थी और मैथ वाले जो विद्यार्थी होते हैं वे विद्यार्थी सूत्र के माध्यम से समांतर माध्य औसत की गणना करते हैं। इसलिए समांतर माध्य क्या है, औसत जैसा ही है, या इसलिए इसकी गणना कोई भी व्यक्ति कर सकता है जैसा है, इसलिए इसका परिकलन कोई भी कर सकता है। ठीक है। दूसरी विशेषता बताई गई है सभी मूल्यों पर आधारित जो समांतर माध्य है वह किसी मूल्य को नहीं छोड़ता है। इसमें मूल्य चाहे दशमलवांश में दिए हो, पूर्णांक संख्या में हो, किसी भी रूप में मूल्य हो, तो यह सभी मूल्यों पर आधारित होता है। अर्थात लिख लीजिए समांतर माध्य का परिकलन किसी भी संख्या के रूप में किया जा सकता है। किसी भी रूप में परिकलन कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 3, निश्चित संख्या होना। निश्चित संख्या के लिए क्या तथ्य बताया गया है, समांतर माध्य एक निश्चित संख्या होती है। समांतर माध्य में एक निश्चित संख्या होती है, अर्थात इसमें निश्चित समय व स्थान दिया होता है। इसके अंदर निश्चित समय व स्थान दिया हुआ होता है। सदिश संख्या में निश्चित हो गई हमारी, दिया होता है। संख्याओं को किसी भी क्रम में लिख दिया जाए तो भी समांतर माध्य
तो भी समांतर माध्य वही आता है, समांतर माध्य वही आता है। समांतर माध्य में किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा। नंबर 4 बताया गया है स्थिरता। स्थिरता समझ वही हो गया। क्या होगा समझ लीजिए, एक समग्र में से यदि एक समग्र में से यदि दैव प्रतिदर्श के आधार पर, बच्चों दैव प्रतिदर्श, एक समग्र में से यदि दैव प्रतिदर्श के आधार पर, दैव प्रतिदर्श के आधार पर, दैव प्रतिदर्श विधि जो आपको मैंने पूर्ण बता भी चुका हूं, स्टार्ट में मैंने आपको बताई हुई दैव प्रतिदर्श विधि किस प्रकार से चयन किया जाता है। दैव प्रतिदर्श के आधार पर प्रतिदर्श लिए जाए तो, आधार पर प्रतिदर्श लिए जाए तो उनका समांतर माध्य समान ही होगा, समान ही होगा, उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाएगा। 5 बताया गया बीजगणितीय प्रयोग। 5 समझ लीजिए, बीजगणितीय प्रयोग। जो बीजगणितीय प्रयोग धनात्मक ऋणात्मक जो चिन्ह होते हैं, धनात्मक कह दो, ऋणात्मक कह दो, डिवाइड कह दो, मल्टीप्लाई कह दो, उन चिन्ह के प्रयोग के बारे में बताया गया है कि समांतर माध्य के अंदर किसी भी गणित सिद्धांतों का अवहेलना नहीं की जाती है। इसमें गणित के किसी भी चिन्ह की अवहेलना नहीं की जाती है, चिन्ह की अवहेलना नहीं की जाती है। यानी सभी जो गणितीय बीज गणितीय चिन्ह बताया गया है, धनात्मक का, ऋणात्मक का, गुणनकार, भाग का, अभी हमने बीज गणितीय विशेषताओं में हमने पढ़ा भी था पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत कि जो मूल्य समांतर माध्य के मूल्य में इसी मूल्य को जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए, गुणा किया जाए तो समांतर माध्य में उतने ही अंकों वाले मूल्य का फर्क पड़ता है, उतने मूल्य जो बढ़ेंगे घटेंगे, यदि जितने मूल्य हम जोड़ रहे हैं उतने मूल्य समांतर माध्य में जुड़ जाएगा। उस मूल्य के आधार पर परिक्रमण सेम टू सेम वही आएगा। तो चिन्ह की अवहेलना कभी नहीं करता है, जिस चिन्ह का प्रयोग करना चाहता है उसी चिन्ह का प्रयोग इसमें स्थापित कर देता है। तो छठा हो गया शुद्धता की जांच। इसको लिखने से विद्यार्थियों ने छठा ऊपर लिख रहा हूं मैं, एक बार देखते रहना। छठा बिंदु, छठे बिंदु में क्या बताया गया है, ये शुद्धता की जांच। नंबर 6 शुद्धता की जांच। लीजिए समांतर माध्य में जो चार्लियर साहब ने शुद्धता का मापन किया है, किसी और कोई सा भी माप नहीं है, क्योंकि एक ही माप है, इसमें शुद्धता का मापन क्या जाता है। उसमें लिख लीजिए एक लाइन, समांतर माध्य में, समांतर माध्य में चार्लियर जांच के आधार पर, समांतर माध्य में चार्लियर जांच के आधार पर समांतर माध्य का, चार्लियर की जांच के आधार पर शुद्धता की जांच संभव है। शुद्धता की
शुद्धता की जांच संभव है। अन्य किसी मापों में, अन्य किसी भी माप में यह संभव नहीं है। यानी आप मध्य का ज्ञात करोगे, बहुलक ज्ञात करोगे, शुद्धता की कोई मापन नहीं हो पाता है, लेकिन समांतर माध्य ज्ञात किया जाए तो चार्नियर प्रमुख विद्वान रहे हैं, अपने शुद्धता का मापन करने का सूत्र बताया गया है, जिसके माध्यम से समांतर माध्य शुद्धता का मापन आप कर सकते हो। ठीक है। सातवां और अंतिम बिंदु क्रमबद्ध समीकरण की आवश्यकता न होना। सातवीं विशेषता क्या बता, सातवां गुण जो गुण बताया क्या बताया, सातवां गुण लिख लीजिए। सातवें गुण के बारे में क्या बताया गया है, किसी भी जो मूल्य होता है कोई भी उसे क्रमबद्ध या समीकरण की आवश्यकता न होना। लीजिए क्रमबद्ध व समूहीकरण की आवश्यकता न होना। जो हमारे इस मूल्य में अंतर है, इसकी विशेषता ये वाला गुण उस वाले मूल्य में भी सम्मिलित भी हो चुका है। कहने का तात्पर्य ये है, मूल्य किसी भी रूप में हो, अर्थात मूल्य किसी भी रूप में दिए होने पर उनका समांतर माध्य सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। अब किसी भी रूप में कैसे रहते हैं, आरोही रूप में हो या अवरोही रूप में हो या जंबल वर्ड के अंतर्गत हो, टेढ़े मेढ़े कैसे भी छोटे बड़े किसी भी रूप में, या छोटे व बड़े किसी भी रूप में मूल्य दिए हुए होंगे तो उनका मापन आप उनके द्वारा या उनके सही क्रम में जमाने की आवश्यकता है नहीं। आप किसी भी रूप में लिखे हुए होंगे तो आप उनका सरलता से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हो। तो ये 7 इसके गुण बताए गए हैं, किसके, समांतर माध्य की। समझ आ गया 7 गुण से। अब अध्ययन करते हैं इसके अवगुणों के बारे में। प्रमुख रूप से 4-5 इसके अवगुण बताए गए हैं, तो सभी विद्यार्थी लिख लिया, चलिए बहुत अच्छी बात लिख लिया। तो आगे अध्ययन करते हैं इसके दोषों के बारे में। समांतर माध्य कौन कौन से इसके दोष बताए गए हैं। गुणों में कोई गुण समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ पूरा खोलकर। फिर मान लो किसी विद्यार्थी को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से आप आगे आने वाली क्लास में अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। इतना बता रहा हूँ सभी विद्यार्थियों को। शायद किसी चैनल के ऑनलाइन चैनल में आपको कहा जाए नहीं कहा जाए कि किस माध्यम से, वो डायरेक्ट ये कहता है आपको कि हमारे चैनल को खरीदिए। हम हमारे चैनल के लिए खरीदने, किसी विद्यार्थी ने कह रहे हैं आपको बिना खरीदे ही इस चैनल पर संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो रही है। केवल आपको केवल नेट लग रहा है आपसे विद्यार्थियों को। ठीक है। समांतर माध्य के दोष कौन कौन से दोष बताए गए हैं, पहले कुछ दोषों के नाम लिख लेते हैं। नंबर 1, प्रथम दोष बताया गया है श्रेणी के चरम मूल्यों का प्रभाव। श्रेणी के चरम मूल्यों का प्रभाव। दूसरा दोष बताया गया है श्रेणी की आकृति से, श्रेणी की आकृति से समांतर माध्य ज्ञात न होना। तीसरा दोष बताया गया है
श्रेणी के सभी वास्तविक मूल्यों का ज्ञात होना। नंबर चौथा जो दोष बताया गया है, काल्पनिक संख्या होना। काल्पनिक संख्या होना। नंबर 5 बताया गया है, ब्रह्मात्मक सूचनाएं प्राप्त होना, ब्रह्मा का परिणाम प्राप्त होना, ब्रह्म उत्पन्न करने वाले। ये 5 बताए गए हैं। या एक अंतिम और हास्यप्रद परिणाम होना, छठा बिंदु है हास्यप्रद परिणाम प्राप्त होना। पांचों 6 के 6 दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला क्या बताया गया है, प्रथम दोष बताया गया है श्रेणी के चरम मूल्यों का प्रभाव। श्रेणी के चरम मूल्यों का प्रभाव। कहने का तात्पर्य ये है, आपके पास जो मूल्य दिए हुए हैं उन मूल्यों में के उन मूल्यों का जो समांतर माध्य ज्ञात किया जाए, समांतर माध्य जो ज्ञात किया जाता है वह समांतर माध्य उस मूल्य में से किसी भी मूल्य के अंदर उपस्थित नहीं होना। जैसे कह सकते हैं हम, जैसे कुछ मूल्य दिए हुए हैं, लिख लीजिए। समांतर माध्य में श्रेणी के सभी मूल्यों का अपना महत्व होता है, फिर भी समांतर माध्य कभी कभी किसी भी मूल्य में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। जैसे हमारे पास मूल्य 10, 15 और क्या बताएगा बच्चों, 10, 50, 120, 10, 50, 120। यदि इसका हम समांतर माध्य ज्ञात करें तो समांतर माध्य कितना आता है बच्चों, 60 आता है। इनका समांतर माध्य कितना आएगा, जोड़ लो, आराम से निकाल सकते हो आप। 60 और 120, 180। 180 में 3 से विभाजित करेंगे तो 60, समांतर माध्य कितना आएगा, 60। अब ये जो 60 वाला मूल्य है न इसमें सम्मिलित है ना इसमें, केवल इसी में ही सम्मिलित है, इसलिए कई कोई श्रेणी के चरम मूल्यों को प्रभावित कर देता है। दूसरा है श्रेणी की आकृति से समांतर माध्य ज्ञात न होना। श्रेणी की आकृति के माध्यम से समांतर माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आकृति से केवल आप मध्य का या बहुलक का परिणाम ज्ञात कर सकते हो। जैसे मान लो कोई ये मूल्य दिए हुए हैं तो इसमें जो मिडिल वाला जो मूल्य आ जाएगा आपका, ये मूल्य आपका मध्य का बहुलक, सबसे ऊंचा वाला मूल्य बहुलक मान लिया जाएगा, अधिकतम मूल्य मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से रेखा चित्रों के माध्यम से बहुलक का परिकलन नहीं किया जा सकता है। तीसरा है श्रेणी के सभी वास्तविक मूल्यों को ज्ञात होना।
श्रेणी के सभी वास्तविक मूल्यों को मूल्य ज्ञात होना। समांतर माध्य के अंतर्गत श्रेणी के सभी वास्तविक मूल्य ज्ञात होते हैं, यानी एक भी मूल्य अर्थात श्रेणी में एक भी मूल्य अज्ञात हो तो समांतर माध्य का परिकलन नहीं किया जा सकता है। परिकलन नहीं किया जा सकता है, यानी इसमें पूरे मूल्यों को ज्ञात होना ही आवश्यक है। यदि कोई भी मूल्य ज्ञात नहीं होगा तो आप समांतर माध्य का परिकलन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। चौथा बिंदु क्या है? काल्पनिक संख्या होना, वो भी समझ लीजिए। काल्पनिक संख्या होना, काल्पनिक जैसे आप कल्पित माध्य लिया जाता है उसी प्रकार का माध्य लीजिए। कभी कभी समांतर माध्य सभी मूल्यों में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, अर्थात वे उन मूल्यों के लिए काल्पनिक ही होते हैं। उन मूल्यों के लिए काल्पनिक ही होते हैं, यानी कल्पना के आधार पर मापन होता है, वैसे वो मूल्य उनके सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों। पांचवा बिंदु बताया गया ब्रह्मात्मक परिणाम प्राप्त होना। ब्रह्मात्मक परिणाम कैसा हो गया? जैसे मान लो किसी 3 फर्म है, 1 फर्म 2 और फर्म 3, तीनों फर्मों के उत्पादन दिखाए गए हैं। उत्पादन इसका हो गया, हमने माला उत्पादन हो गया, इस फर्म पहली फर्म का हो गया 5000, दूसरी फर्म का 6000 और तीसरी का 7000। दूसरी फर्म का 6000, तीसरी वर्ष 6000 और तीसरे वर्ष में 6000। तीसरी फर्म का हो गया 7000, 6000 और 5000। अब देखो में इसका भी टोटल आया हमारा 18000, इसका भी टोटल आ रहा है 18000 और इसका भी आ रहा है 18000। यही परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तीनों फर्मों का जो अंतिम योग ज्ञात हो रहा है वह हमें कैसे पता हो रहा है बच्चों? 18000 प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक देखा जाए तो पहली वाली फर्म 5000, दूसरे वर्ष 6000 और तीसरे वर्ष 7000 का उत्पादन कर रही है। दूसरी वाली फर्म में प्रथम वर्ष 6000, द्वितीय वर्ष भी 6000 और तृतीय। कहने का तात्पर्य ये जो फर्म कैसी बच्चों? स्थिर है। ये फर्म कैसी है? 7000, 6000, 5000, ये हमारी घटती हुई। और जो पहली वाले फर्म का जो उत्पादन हो रहा है वह कैसा हो रहा है? बढ़ता हुआ। तो सब परिणाम कैसे है? ब्रह्मात्मक हो गए। यानी देखने में तो ऐसे लग रहा है यार ये 6 6 6 सही चल रहा है, ये 7 6 5, ये 5 6 7 एक हजार के अंदर चल रहा है, लेकिन परिणाम कहते हैं ब्रह्मात्मक के बाद झूठे परिणाम। ये तीनों का योग कितना आ रहा है? एक समान 18000 ही आ रहा है। नहीं, हम कई बार इन चीजों से या इन अंकों से लोग भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और जिस फर्म को पहली वरीयता दी जानी चाहिए वह फर्म को पहली वरीयता नहीं दी जाती है। ठीक है। हास्य पद के अंतर्गत कई बार क्या होता है? हास्य परिणाम के अंतर्गत मूल्य दशमलव में आ जाते हैं। क्या जाता है बच्चों? मूल्य दशमलव में आ जाते हैं। तो परिणाम जैसे अंक, जैसे हमने मान लिया किसी गांव में 5 विद्यार्थी है, कितने? 5। तो उनका यदि समांतर माध्य ज्ञात कैसे आएगा?
5 में 5 का समांतर मान लो 5 बच्चे हैं और 2 परिवारों के अंतर, 2 में 5 का भाग दिया जाएगा तो 2.4 आ जाएगा। अब 2.4 थोड़ी सदस्य हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, इसलिए कहा गया है कई बार समांतर माध्य में हास्यपद परिणाम में प्रकट हो जाते हैं। समझ में आ गया? ये हमारे आज का बिंदु जो हमारा बताया गया समांतर माध्य गुण और दोष यहाँ पूरे समाप्त हो जाते हैं। अब किसी विद्यार्थी को समांतर माध्य वाले बिंदु के अंतर्गत तीनों रीतियों के माध्यम से समझ लेने के बाद, अज्ञात मूल्य समझ लेने के बाद, विशेषताएं समझ लेने के बाद, गुण दोष समझने के बाद कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में एक नए बिंदु के बारे में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी तैयार रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, इसे लिख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। क्लियर? बहुत अच्छी बात, बेस्ट ऑफ लक।